देखिए, लास्ट वीडियो में हमने अष्टफलकीय संकुल यौगिक जो होते हैं CFT के द्वारा उनकी व्याख्या की थी, जिसमें आपको मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से लेकर के D10 तक के बताए थे, किस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है और किस प्रकार से युग्मन होता है या नहीं होता है D कक्षकों में। नेक्स्ट बात करेंगे आज हम चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में CFT, चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों की व्याख्या करेंगे CFT के द्वारा। तो चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों की व्याख्या करने के लिए देखिए, इस प्रकार से चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में भी समभ्रंश, D कक्षक होते हैं और इन D कक्षकों पर केंद्रीय धातु परमाणु के केंद्रीय धातु परमाणु पर लिगेंड X, Y और Z अक्षों से आक्रमण करते हैं या इनकी ओर अग्रसित होते हैं, और आकर्षण प्रतिकर्षण बलों के कारण इन समभ्रंश कक्षकों का, जैसे अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में हो रहा था, इसी प्रकार से चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में विपाटन होता है। लेकिन यह विपाटन बहुत कम एवं उल्टा होता है। जो कक्षक समूह अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं उनकी ऊर्जा बेरिसेंटर से अधिक हो जाती है। ये होते हैं T2G कक्षक। चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में उल्टा होता है, और जिन कक्षक समूह जो कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं उनकी ऊर्जा बेरिसेंटर से कम हो जाती है। इन्हें EG कक्षक कहते हैं। dx² y² और dz² की ऊर्जा कम होगी, dxy, dyz, dzx इनकी ऊर्जा बेरिसेंटर से अधिक हो जाती है। मान लीजिए ये बेरिसेंटर है। अब बात करेंगे इन दोनों कक्षक समूहों के मध्य ऊर्जा अंतराल को हम ΔT से डिनोट करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में ΔT द्वारा डिनोट की जाएगी, जिसकी वैल्यू 4/9 ΔO के बराबर होती है, अर्थात लगभग उससे आधी होती है। बेरिसेंटर से T2G कक्षकों की एनर्जी प्लस 0.4 ΔT और EG कक्षक में माइनस 0.6 ΔT। इस तरीके से एनर्जी गैप होता है। जैसे ही समभ्रंश कक्षकों की ओर X, Y तथा Z एक्सिस से लिगेंड आक्रमण करते हैं या इनकी ओर अग्रसित होते हैं, तो ये समभ्रंश कक्षक आकर्षण प्रतिकर्षण बलों के कारण विपाटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इस प्रकार ये जो टूटना है EG और T2G कक्षकों में, इसे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, और इन दोनों T2G और EG कक्षकों के मध्य उपस्थित ऊर्जा अंतराल को हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में यह क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ΔT कहलाती है। ΔT से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 4/9 ΔO के बराबर होती है। अर्थात चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन तो होता है, लेकिन अष्टफलकीय संकुल यौगिकों से लगभग आधा होता है, मतलब ऊर्जा गैप कम होता है और उल्टा होता है। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में कक्षकों की EG कक्षकों की एनर्जी बेरिसेंटर से अधिक होती है, जबकि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में T2G कक्षकों की एनर्जी बेरिसेंटर से अधिक होती है और EG कक्षकों की एनर्जी बेरिसेंटर से कम होती है। इस तरीके से आप कक्षक क्षेत्र बनाएंगे इसका। फिर बात करेंगे कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में किस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखिए वही कंडीशन रहेगी
यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो डेल टी इज ग्रेटर देन पाई, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो यहाँ युग्मन होगा, युग्मन। और यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो डेल टी इज लेस देन पाई, अर्थात युग्मन ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से अधिक होगा, युग्मन नहीं होगा, मतलब अयुग्म, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे। ईजी कक्षकों में, उसके बाद में T2G कक्षकों में भरे जाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा शेष रहते हैं तब ईजी कक्षकों में युग्मन करना स्टार्ट आप करेंगे। ये दोनों कंडीशन इसके लिए भी है। अब देखो, जैसे अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे आप। तो मैं कुछ बता देता हूँ आपको, जैसे सीरियल नंबर, विन्यास, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, और यह है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। बात कर रहे हैं अपन D1 की बात करें, सीरियल नंबर 1 और यहाँ विन्यास मान लो D1 है। ये चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में ये T2G कक्षकों की एनर्जी ज़्यादा और EG कक्षकों की एनर्जी कम। एक इलेक्ट्रॉन है तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो या प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, कहाँ आएगा? EG कक्षकों में। इसी प्रकार से प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो तो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में आएगा। ऐसे लिख सकते हैं आप EG1 T2G 0, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं EG1 T2G 0। दूसरे की बात करें D2 के लिए, ऐसे कि ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भरे जाएंगे, EG कक्षकों में भरे जाएंगे और T2G 0, EG2 T2G 0। ऐसे इसमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। D2 विन्यास पर T2G 1-1, तो EG2 T2G 0। नेक्स्ट बात करेंगे आप, देखिए यहाँ चेंज हो जाएगा D3 पर। D3 पर यदि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। EG कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, T2G में एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये T2G, ये EG, हम लिखेंगे EG2 T2G 1। ऐसे ही यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। जब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान ज़्यादा है तो T2G और EG कक्षकों में एनर्जी गैप अधिक होता है। अब एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, अर्थात इसमें लिखेंगे EG3 T2G 0। ऐसे आगे आप 4 के लिए D4, देखो ये है EG कक्षक, एक एक इलेक्ट्रॉन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में EG और T2G लिखेंगे यहाँ EG2 T2G 2। लेकिन प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, T2G में 0 रहेंगे,
Eg लिखेंगे आप Eg 4 T2g 0। ऐसे आप बढ़ते जाएंगे आगे। जैसे D5 की बात करेंगे हम, तो D5 में पांचों इलेक्ट्रॉन दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में तो अयुग्मित रहेंगे, और यदि उसकी बात करें अपन D5 में प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में तो Eg4 रहेंगे और पांचवा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। मैं लिख देता हूँ आपको। अच्छा, इन चारों में पहले आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लीजिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होंगी? देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा ये? डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होगा। इधर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक, इसमें भी एक है पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। इसमें 4 अयुग्मित नहीं, युग्मित हैं तो ये डाईमैग्नेटिक होगा। ऐसे देखो, नेक्स्ट बात करेंगे हम D5 D6 ऐसे विन्यासों की। तो मैंने लिख दिया यहाँ, मान लो 5वें नंबर का सीरियल नंबर 5 है और इसका विन्यास है D5। तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो यहाँ Eg2 और T2g3 हो जाएगा, और ये पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। अब प्रबल क्षेत्र लिगैंड है 5 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे आप, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा T2g में, तो Eg पे 4 हो जाएगा, T2g पे 1 हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। ऐसे 6 की बात करेंगे आप, तो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के पश्चात में 1 इलेक्ट्रॉन शेष बचता है, तो वो निम्न ऊर्जा के कक्षक Eg कक्षकों में आएगा। तो Eg में 3 हो गए, T2g में 3 हो गए। अब प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति की बात करें तो पहले नीचे के कक्षकों को फुलफिल्ड करेंगे अपन, बचे 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ Eg में 4 हो गए और T2g में 2 हो गए, ये पैरामैग्नेटिक होंगे सभी। फिर बात करेंगे हम D7 की, तो D7 में 7 इलेक्ट्रॉन दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भर दिए। उसके बाद में छठा और सातवां इलेक्ट्रॉन Eg कक्षकों में आ जाएंगे, तो Eg कक्षकों में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन और T2g कक्षकों में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। इधर प्रबल क्षेत्र लिगैंड की बात करेंगे तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड में तो पक्की बात है कि नीचे तो फुलफिल्ड करो आप, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो D7 के लिए सेम विन्यास होगा। नेक्स्ट बात करेंगे D8 के लिए। D8 में दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भर दिए, 6, 7 और 1 8। Eg कक्षकों में हो गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन और T2g कक्षकों में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करेंगे प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में, तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में 4 तो नीचे हो गए, फिर 3 ऊपर और 1 8, मतलब T2g कक्षकों में भी 4 और Eg कक्षकों में भी 4, लेकिन विन्यास। फिर 9 की D9 और D10 की बात करेंगे तो आप स्वयं भी उनको लिख सकते हैं। जैसे D9 किया आपने, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन नीचे भर दिए, फिर बाकी के बचे 5 ऊपर ही आएंगे। और D10 की बात करेंगे तो D10 में 4 नीचे और 6 ऊपर। इस तरीके से चतुष्फलकीय समकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और D कक्षकों का जो विपाटन है, उनकी एनर्जी है, इस तरीके से डिवाइड की जाती है। आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम समकुल यौगिकों के रंग गुणों की व्याख्या। समकुल यौगिकों के रंग गुण, ध्यान दें यहाँ। बीबीटी जो थी वह समकुल यौगिकों के रंग गुणों की कोई व्याख्या नहीं करती है किसी प्रकार की, लेकिन CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यहाँ समकुल यौगिकों के रंग गुणों की व्याख्या करता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जिन समकुल यौगिक या आयनों में केंद्रीय धातु परमाणु की कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त कर अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाते हैं। इस प्रकार से D कक्षकों का अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण DD संक्रमण कहलाता है, और DD संक्रमण रंग गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, TiH2O का
होल 6 3+ लिखा है यहाँ बैंगनी रंग। अब बैंगनी रंग का होता है, रंग से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ये मतलब रखना है कि वो रंगीन होगा या रंगहीन, कलरलेस होगा या कलरनेस होगा। जैसे इसके रंग गुणों की आपको व्याख्या करनी है तो आप सबसे पहले Ti का परमाणु क्रमांक लिखेंगे। कितना होता है? 22 टाइटेनियम, 21 स्कैंडियम और 22 ये। तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक लिख दिया आपने। फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी इसमें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसमें आएगा आर्गन 18 4s2 3d2, इस तरीके से विन्यास आएगा। अब देखिए आप आफ्टर ऑक्सीडेशन के, आफ्टर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के पश्चात देखेंगे तो आर्गन 18 रह जाएगा ये, और 4s 0 हो जाएगा, 3d 1 हो जाएगा। अब d 3d में एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए 3d का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये लो एनर्जी लेवल है, निम्न ऊर्जा स्तर, एक इलेक्ट्रॉन d1 में पड़ा है 3d। अब जैसे इस पे सनलाइट आपतित होता है h न्यू, यदि इस पे आपतित हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन h न्यू ग्रहण करके, फोटोन ग्रहण करके या प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाता है। डी कक्षक का डी कक्षक में अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचना, ये कहलाएगा डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण। और इस संक्रमण के कारण यह संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देगा, अर्थात बैंगनी रंग का दिखाई देगा। जिनमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ऐसे संकुल यौगिक या आयन जिनमें डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके और एक्साइटेशन स्टेट में उच्च ऊर्जा स्तर में नहीं पहुंचते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके और अपने उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाता है, जिससे डी संक्रमण होता है। और डी संक्रमण के कारण संकुल यौगिक अपना रंग प्रदर्शित करते हैं। सभी संकुल यौगिकों के रंग स्पेशल रंग होते हैं सबके। अब देखिए, जिस रंग की तरंगदैर्ध्य ये ग्रहण करेगा, जिस प्रकाश में से सतरंगी प्रकाश होता है, तो दृश्य क्षेत्र में से जिस रंग की तरंगदैर्ध्य ये ग्रहण करता है, कौन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसका पूरक रंग हमें दिखाई देता है। ये रंग गुणों की बात हो गई। इस तरीके से आप रंग गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम संकुल यौगिकों के स्थायित्व की। संकुल यौगिकों का स्थायित्व। संकुल यौगिकों के स्थायित्व से तात्पर्य है संकुल यौगिकों में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु एवं उससे जुड़े लिगेंडों के संगुणन की मात्रा का मान। अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े लिगेंडों में जो बॉन्डिंग हुई है, उस बॉन्डिंग में कितनी प्रबलता है, उसके स्थायित्व को डिनोट करेगी। यदि ज़्यादा प्रबलता है तो वो ज़्यादा स्थायी होगा, कम प्रबलता है तो कम स्थायी होगा। अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु एवं उससे जुड़े लिगेंडों के संगुणन की मात्रा का मान संकुल यौगिकों का स्थायित्व कहलाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये केंद्रीय धातु परमाणु कोई MnN+ और X लिगेंड है, और इन दोनों में संगुणन होता है तो यहाँ बनेगा MlXN+।
ठीक है, ये संकुल यौगिक बनता है। इसमें हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लागू करेंगे। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लागू करने पर देखिए MLX N+ बटे के बराबर Mn+ की कंसंट्रेशन डॉट L कंसंट्रेशन की घात x। इस तरीके से ये जो k है इसे स्थिरांक कहते हैं। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में ये एक तरह से ऐसे मानिए आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसको Ks द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं हम। स्टेबिलिटी कांस्टेंट स्थायित्व स्थिरांक। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो आपका संकुल यौगिक बना है उस संकुल यौगिक या आयन और जिन केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों से मिलकर के बना है इनकी सांद्रताओं का अनुपात स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। जिनका अनुपात जितना अधिक होगा, इसकी वैल्यू जितनी अधिक होगी, उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता जाएगा। किसी भी संकुल यौगिक की बात कर लेंगे तो कुल मिला के स्थायित्व स्थिरांक के से डिनोट कर लो या Ks से डिनोट कर लीजिए, स्थायित्व स्थिरांक कहलाता है। अब बात करेंगे हम संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले सबसे पहले CMI सेंट्रल मेटल आयन की प्रकृति, केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति स्थायित्व को प्रभावित करती है। यदि कोई संकुल यौगिक है, मान लीजिए ऐसे लिखा मैंने FeCN का होल 6 3- और एक लिखा मैंने FeCN का होल 6 4-। अब देखिए इसमें तो आपकी Fe ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। और मैं ये कह रहा हूँ कि CMI की प्रकृति अर्थात CMI पर पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा, ऑक्सीकरण अंक उसका जितना अधिक होगा, वह संकुल यौगिक अधिक स्थायी होगा। अर्थात FeCN का होल 6 3- FeCN का होल 6 4- से अधिक स्थायी होगा, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें और इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे जैसे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, स्थायित्व बढ़ता जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लिगेंड्स की प्रकृति। लिगेंडों की प्रकृति, लिगेंडों की प्रकृति किस प्रकार से अफेक्ट करती है। यदि कोई ऋणावेशित लिगेंड है तो उस ऋणावेशित लिगेंड की वजह से संकुल यौगिक का स्थायित्व अधिक हो जाता है, और यदि उदासीन या पॉजिटिव चार्ज युक्त लिगेंड है तो उसका स्थायित्व अपेक्षाकृत कम रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैंने लिखा CuNH3 का होल 4 2+ और एक लिखा CuCN का होल 4 2-। अब देखिए आप Cn माइनस लिगेंड NH3 0 चार्ज वाला, Cn -1 चार्ज वाला, तो ऋणावेशित लिगेंड की उपस्थिति से क्या होता है, संकुल यौगिकों का स्थायित्व बढ़ता है, अर्थात इसका स्थायित्व इससे ज़्यादा होगा। CuCN का होल 4 2- का स्थायित्व CuNH3 के होल 4 2+ से अधिक है। कारण क्या लिखना है आपको कि इसमें ऋणावेशित लिगेंड है जबकि इसमें उदासीन लिगेंड है। ऋणावेशित लिगेंड की उपस्थिति से संकुल यौगिकों का या आयनों का स्थायित्व बढ़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम
कीलेटीकरण, जिनमें कीलेट वलय पाई जाती है ऐसे संकुल यौगिकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा CrH2O का होल 6 3+ और CrEn का होल थ्राइस 3+। देखिए दोनों ही उदासीन लिगेंड हैं, ऋणावेशित धनावेशित नहीं है। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही सेम है। ये दोनों बातें तो क्लियर हो गई। लिगेंड की प्रकृति सेम है, CMI की प्रकृति सेम है, लेकिन इफेक्ट क्या है, ये ज़्यादा स्थायी है और ये कम स्थायी है। कारण क्या है कि इसमें द्विदंतुक लिगेंड पाया जा रहा है जो कीलेट वलय का निर्माण करता है, जबकि इसमें एक दंतुक लिगेंड है, कीलेट वलय का निर्माण नहीं करता है। और जिन संकुल यौगिक या आयनों में कीलेट वलय पाई जाती है, कीलेट वलय का निर्माण होता है, वो संकुल यौगिक या आयन अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, COCN का होल 6 3- COC2O4 का होल 6 3-। अब देखिए सॉरी होल थ्राइस 3-। अब देखिए इसमें लिगेंड की प्रकृति दोनों ही ऋणावेशित हैं, केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +3 और +3। चेंज क्या हुआ है कि इसमें द्विदंतुक लिगेंड पाया जा रहा है, इसमें एक दंतुक लिगेंड है, तो इसमें कीलेट वलय पाई जाएगी, इसमें कीलेट वलय नहीं पाई जाएगी, अधिक स्थायी होगा। तो COC2O4 का होल थ्राइस 3- अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, तो आप CMI की ऑक्सीडेशन स्टेट या CMI की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति, कीलेटीकरण, कीलेट प्रभाव, तो ये स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट। लास्ट फाइनल टॉपिक हमारा संकुल यौगिकों के अनुप्रयोग। इनको ध्यान से समझेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है संकुल यौगिकों के अनुप्रयोग में से क्वेश्चन 1 नंबर का। तो सबसे पहला उपयोग है गुणात्मक विश्लेषण में। एक एक एग्जाम्पल दूंगा, बाकी के एग्जाम्पल आप पुस्तक से देख लेना। आपको समझ में आना चाहिए कि गुणात्मक विश्लेषण में इसका किस प्रकार से महत्व होता है। देखो गुणात्मक विश्लेषण जब करते हैं हम तत्वों का एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस जब करते हैं तत्वों का, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में केवल ये पहचानते हैं हम कि इसमें ये तत्व उपस्थित है या नहीं है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट समूह की बात कर रहे हैं Ag और Hg की। Ag और Hg दोनों के मान लो ये Hg2Cl2 AgCl, ये इनके अयस्क हैं और इनका विश्लेषण आप, ये साल्ट है, इस साल्ट में से आप Ag का टेस्ट कर रहे हैं, इस साल्ट में से आप Hg का टेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ NH4OH डालेंगे, NH4OH जैसे ही डालेंगे आप तो AgNH3 का होल ट्वाइस Cl बनेगा और H2O बाहर निकल जाएगा, H2O। ठीक है, ये जो है सिल्वर का संकुल यौगिक बनेगा, ये विलयशील संकुल यौगिक है, विलयशील संकुल। लेकिन यदि इसकी बात करेंगे, दोनों फर्स्ट समूह में है, NH4OH इसमें डालेंगे तो इसमें HgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ये जो संकुल यौगिक बनेगा ये बनेगा काला अवक्षेप। अर्थात यदि फर्स्ट समूह की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट समूह में NH4OH डालेंगे तो विलयशील श्वेत लवण बनेगा एक, और यदि Hg उसमें उपस्थित है तो NH4OH डालते ही उसका काला अवक्षेप बनेगा। कुल मिला के गुणात्मक विश्लेषण हो गया। फर्स्ट समूह में दोनों
तत्वों का टेस्ट हो गया Ag का और Hg का। यदि Ag उपस्थित है तो विलेयशील संकुल बनेगा, और यदि विलेयशील संकुल नहीं बन करके काला अवक्षेप बन रहा है तो आप क्या लिखेंगे उसमें, Hg मरकरी उपस्थित है, Hg+। इस तरीके से आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड समूह में भी एंटीमनी, टिन इत्यादि के आप टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर का टेस्ट करना है आपको तो कॉपर के टेस्ट के लिए आप CuSO4 साल्ट है, जैसे आपके पास NH3 मिलाई, सॉरी NH4OH मिलाया और ये CuNH3 का होल 4SO4 बनेगा। ये नीले रंग का होता है, नीले रंग का जैसे ही संकुल बनता है तो आप मान लीजिए उसमें कॉपर उपस्थित है। इसी प्रकार से निकल का टेस्ट करते हैं DMG के द्वारा। निकल में DMG डालेंगे आप तो गुलाबी रंग का अवक्षेप बनता है। जैसे निकल का टेस्ट कर रहे हैं आप Ni+DMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, ऐसे होती है इसकी संरचना। CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 N डबल बॉन्ड N OH और OH, ये DMG होता है। अब निकल को यदि आप निकल के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो एक्चुअली क्या होता है, ऐसे केंद्रीय धातु परमाणु निकल बन जाता है और ये इसके साथ ऐसी बॉन्डिंग कर लेता है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ऐसे कि ऐसे इसमें होता है ऐसे, और OH ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसका सॉरी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये OH ऐसे जुड़ेगा, नहीं ये डबल बॉन्ड रहता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ वो जुड़ जाता है। ऐसे कि ऐसे यहाँ दूसरा जुड़ जाएगा तो ऐसे बनता है इसमें NiDMG का होल ट्वाइस, ये संकुल बनता है। और ये संकुल बनता है तो इस संकुल का जो कलर होता है वो होता है गुलाबी रंग का संकुल। इस प्रकार से आप तत्वों के गुणात्मक विश्लेषण में संकुल यौगिकों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे आयरन का टेस्ट करना है आप, तो एक और एग्जांपल, जैसे आपको आयरन का टेस्ट करना है, FeCl3 साल्ट है आपके पास, तो इसमें आप K4 FeCN का होल 6 डालते हैं, संकुल यौगिक डालते हैं। ये Fe4 FeCN का होल 6 का होल थ्राइस बनता है। प्रीसियन ब्लू कहते हैं इसको, नीले रंग का। यदि FeCl3 में K4 FeCN का होल 6 डाला और नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तो ये मान लीजिए उसमें Fe3+ आयन उपस्थित हैं। प्रीसियन ब्लू का निर्माण होता है जिसे फेरोपेरीसाइनाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम धातु निष्कर्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग, इनका अनुप्रयोग है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। जैसे आप मान लीजिए AgAs सिल्वर का, सिल्वर ग्लास के, और इसकी अभिक्रिया आप करवा रहे हैं NaOH के साथ या NaCN के साथ करा रहे हैं, तो AgCN का होल ट्वाइस Na, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को NaAgCN का होल ट्वाइस को जिंक के साथ अभिकृत करवाएंगे आप। जिंक के साथ जैसे ही अभिकृत करवाएंगे तो Na2ZnCN का होल 4 + Ag। देखिए तत्वों का निष्कर्षण हुआ, धातु निष्कर्षण हुआ। Ag ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग से हो जाएगा और Ag निष्कर्षित हो जाएगी इसमें से। ऐसे ही सोने के लिए, ओरम के लिए Au कर देंगे, AuS NaCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ऐसी की ऐसी रिएक्शन होती है और तत्वों के निष्कर्षण में इस तरीके से इसका अनुप्रयोग होता है। आपको ये ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अनुप्रयोग है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है आपको यहाँ।
NaAgCN का होल ट्वाइस, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना और इसमें से ये बाहर निकल जाएगा सिल्वर जो बच रही है, NaS सोडियम सल्फाइड सॉरी, और ये इस तरीके से फिर जिंक के साथ में अभिकृत करवाएंगे तो जिंक इसको डिस्प्लेस्ड कर देगा, विस्थापित कर देगा और Ag का निष्कर्षण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जैव तंत्रों में भी इसका अनुप्रयोग है। जैसे देखिए क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, हीमोग्लोबिन आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, विटामिन B12 कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इस तरीके से जैव तंत्रों में भी इसके अनुप्रयोग है। एक चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में देखो सिस्प्लेटिन PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, सिस्प्लेटिन कहते हैं इसको। सिस्प्लेटिन का उपयोग कैंसर में किया जाता है, कैंसर के इलाज में। ऐसे बहुत से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं जिनके अनुप्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किए जाते हैं। इस प्रकार आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके शेष जो नोट्स हैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए उपलब्ध हो जाएंगे। कल अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, थोड़ी सी तैयारी करें आप और उसको समझेंगे।